हाय, मेरा नाम है त्रिलोक सिंह और आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल द अंडरकवर इंजीनियर पे। मैं कोशिश करूंगा कि इस चैनल पर मैं अपने सारे के सारे एक्सपीरियंसेस आप लोगों से शेयर कर पाऊं ताकि आप कभी भी मार्केट में बेवकूफ़ ना बन पाएं। मोटरसाइकिल कस्टमाइजेशन ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके रिगार्डिंग मुझे दिन में काफ़ी कॉल्स आते हैं और काफ़ी सारे लोग जानना चाहते हैं कि एक बाइक को मॉडिफाई करवाने में कितने पैसे लग जाते हैं। तो आज मैंने सोचा कि चलो एक ऐसी वीडियो बनाते हैं जिनमें कि इन सारे के सारे सवालों के एक ही बार में जवाब दे पाऊँ। मैं वैसे बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में जितने भी टॉपिक्स मैं कवर करने वाला हूँ वो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। तो अगर शुरुआत से शुरू करें तो पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो नॉर्मली लोगों में मिसकंसेप्शन होती है दो शब्दों में, मॉडिफिकेशन और कस्टमाइजेशन। आमतौर पर लोग इन दोनों शब्दों में ज़्यादा फर्क महसूस कर नहीं पाते। अगर मैं इसे और आगे आपको समझाऊं, जो मॉडिफिकेशन रहती है उसे हम ज़्यादातर एक ऑफ द शेल्फ एक्सेसराइजेशन के तौर पे देखते हैं, जिसमें कुछ बनी बनाई चीज़ें हम उस स्पेसिफिक बाइक के ऊपर फिट कर देते हैं। अब यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कस्टमाइजेशन है उसमें हर एक प्रोडक्ट स्पेसिफिकली उसी बाइक या उसी कार के लिए बनाया जाता है। उसके साथ का सिर्फ एक लौता पीस दुनिया में बनता है। लेकिन वही अगर हम बात करें मॉडिफिकेशन की, जो पार्ट्स आप मार्केट में एक्सेसरी के तौर पे देखते हैं उस सेम पार्ट के जैसे और कई सारी चीज़ें प्रोडक्शन में बनाई जाती हैं। वो एक प्रोडक्ट नहीं बनता, सोलो प्रोडक्ट नहीं बनता, वो बैच प्रोडक्शन में रहता है या मास प्रोडक्शन में रहता है। तो उसके जैसे और बहुत सारे ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। लेकिन कस्टमाइजेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बनती है और वो बनती भी है एक कस्टमर के हिसाब से, जैसा कि इसके नाम में ही बताया गया है कि कस्टमाइजेशन मतलब कस्टमर के लिए बनाई गई चीज़। तो चलिए, ये तो एक जनरल अंदाज़ा हो गया कि कस्टमाइजेशन और मॉडिफिकेशन के बीच में क्या फ़र्क रहता है। एक मोटरसाइकिल के कस्टमाइजेशन का एक हैवी अमाउंट जाता है उसके पेट्रोल के टैंक पे, कि वो किस मटेरियल से बनाया जाता है, वो किस क्वालिटी में बनाया जा रहा है, क्या उस शीट की थिकनेस है जिसमें उसको बनाया जा रहा है, क्या वो एक रेडीमेड टैंक है, क्या वो कहीं और से लिया गया है, कहाँ बना है, किसने बनाया है, उसमें वेल्डिंग कौन सी यूज़ हुई है। ये कुछ एक पॉइंट्स है जिनके ऊपर डिपेंड करता है कि उस टैंक की क्वालिटी क्या कंसिडर की जाती है। वैसे तो कस्टम बाइक्स के जो टैंक्स हैं वो दिल्ली जैसे शहर में 4000-5000 में आमतौर पे आपको देखने को मिल जाएंगे। मायापुरी जैसे इलाके में आज भी एक काफ़ी बड़ी मार्केट है जो कि कस्टम बाइक्स के लिए टैंक्स बनाती है। मैं बताना चाहूँगा कि वहाँ पर जो टैंक्स बनाए जाते हैं काफ़ी हद तक उन टैंक्स में रिसाइकल मेटल का यूज़ किया जाता है। मैं किसी एक वेंडर का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन हाँ, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस और मेरे कस्टमर्स के भी एक्सपीरियंसेस कुछ रहे हैं जिसमें कि उन्हें फ़ोटो कुछ दिखाई जाती है और भेजा कुछ जाता है। जी हाँ, ये प्रॉब्लम हमारे साथ भी बहुत ज़्यादा होती है और मैंने काफ़ी सारी गलतियाँ कर करके ही अपनी जो नॉलेज है वो इकट्ठी की है। और आज के टाइम पर एक जो टैंक है वो आपको 4000 से लेकर 20,000 तक के करीब पड़ सकता है। तो जब आप मार्केट में कभी भी एक टैंक लेने जाते हैं तो कुछ एक सवाल हैं जो ज़रूर आप उनसे पूछिए कि क्या आप जो टैंक यूज़ कर रहे हैं फ्रेश मेटल से बनाया गया टैंक है, क्या फिर एक रिसाइकल मेटल से बनाया गया है। अब जैसा कि मैंने पिछले पॉइंट में बताया कि एक टैंक की काफ़ी सारी क्वालिटीज़ आपको मार्केट में मिल सकती हैं, वैसे ही एक टी सेट और एक स्विंग आर्म की काफ़ी किस्म की वैरायटी, काफ़ी किस्म की क्वालिटीज़ आपको मार्केट में आमतौर पे मिल जाएंगी। अगर मैं बात करूं रॉयल एनफील्ड की मॉडिफिकेशन का, तो जब भी कभी एक बाइक पे चौड़ा टायर डालने का बारे में बात की जाती है तो एक इस किस्म के स्विंग आर्म की बात की जाती है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो स्विंग आर्म है ये आपको 60 की स्पीड तक तो अच्छा लेके जाएगा, लेकिन 60 की स्पीड के बाद अगर आप मैनूवरिंग करते हैं, मोड़ते हैं, लीन करते हैं बाइक, तो आपको काफ़ी ज़्यादा वॉबलिंग का सामना करना पड़ सकता है। और यहाँ तक कि कुछ कस्टमर्स ने तो मुझे ये भी बताया है कि उनकी बाइक के इसी वजह से एक्सीडेंट होते होते रह गए। वहीं अगर मैं आपको बताऊँ, एक प्रॉपर कस्टमाइज्ड मोटरसाइकिल होता है उसके लिए हमेशा एक ट्यूबुलर स्विंग आर्म यूज़ किया जाता है, क्योंकि वो स्विंग आर्म आपकी स्टॉक स्विंग आर्म की तरह ही काम करता है और कभी भी आपको हैंडलिंग में या फिर मैनूवरिंग में बाइक की एजिलिटी पे कभी भी असर नहीं डालता। उल्टा कई केसेस में तो ये आपके हैंडलिंग के एक्सपीरियंस को और बढ़ा सकते हैं। अब अगर एक पेंट की बात करें तो नॉर्मली मार्केट में किसी भी मोटरसाइकिल को अगर आप जिसे कहते हैं कि भट्टी पेंट करवाना है
भट्टी पेंट कराने के लिए आमतौर पर 4 से 5 हज़ार के बीच में कोई भी मोटरसाइकिल को पूरा का पूरा ये लोग पेंट कर देते हैं। कुछ केसेस में उस पेंट की जो क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़िया निकल के आती है, लेकिन क्या वो क्वालिटी अगर मैं कहूँ कि 1 साल बाद भी वैसी रहेगी, तो उसका जवाब रहेगा ना, बिल्कुल नहीं रहेगी। वजह कि उसका जो बेस रहता है वो बहुत कमज़ोर होता है। अगर बेस मजबूत कर भी लेंगे तो भी उस पेंट की जो प्रॉपर्टीज़ है वो इतनी पकड़ नहीं करती हैं मेटल के ऊपर, जिस वजह से कि उस पर चिपिंग बहुत कॉमनली देखी जाती है। पेंट में भी काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स रहते हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है। किस टाइप का पेंट यूज़ किया जा रहा है, क्या वो एक 2K पेंट है, क्या वो NC पेंट है, 1K पेंट है, या फिर वो एस्पा का पेंट है। ये उन कुछ किस्म के पेंट के नाम थे जो कि आमतौर पे मार्केट में लोगों को 2K कहकर बेचे जाते हैं। अब क्योंकि लोगों को इस चीज़ की ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है कि उसे आइडेंटिफाई कैसे किया जाए कि कौन सा पेंट कौन सा है, तो लोग इस चीज़ से धोखा खा जाते हैं। पेंट की जो फिनिश है वो मेजरली डिपेंड करती है कि उस पर क्लियर कोट के कितने लेयर्स मारे जाते हैं। आमतौर पर मार्केट में 1 या 2 लेयर मारे जाते हैं क्लियर कोट के, वहीं हम यहाँ पे 7 से 8 लेयर क्लियर कोट के मारते हैं, और हर एक लेयर से पहले उस पर रबिंग की जाती है, उस पर सैंडिंग की जाती है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल एक शीशे जैसी परत उसके ऊपर चढ़ जाती है और पेंट की जो डेप्थ है वो बहुत ही प्यारी निकल के आती है। तो अब इस वीडियो को और लंबा ना करते हुए मैं एंड में यही कहना चाहूँगा कि अगर इस वीडियो से आपको कोई भी वैल्यू मिली या कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।